हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के Q4 FY22 के रिजल्ट देखेंगे। उसी के साथ साथ हम फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे FY21 वर्सेस FY22। साथ ही साथ सेगमेंट रेवेन्यू में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है वो भी देखेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आ गए हैं। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, यानी कि पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से, और जितने भी फिगर्स हैं इन मिलियन से मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं, यानी कि कंपनी की जो कोर बिजनेस इनकम है उसमें हमें 4.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो अदर इनकम है वो 13 करोड़ से इंक्रीज होकर 20 करोड़ हो गई है। ओवरऑल अगर हम टोटल इनकम देखें तो उसमें भी हमें ऑलमोस्ट 4.7% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के ऑलमोस्ट 7% से इंक्रीज हुए, यानी कि 1295 करोड़ से इंक्रीज होके 1387 करोड़ हो गए हैं। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि हम कंपनी की जो इनकम है उससे ज़्यादा हमें कंपनी के खर्चे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप खर्चों में डिटेल में देखोगे तो जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.5% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है, एक्सपेंसेस हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो हमें 46 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 132 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 184% का जंप। सो यहाँ पे क्यों हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है? उसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें तो आप देख सकते हो पिछले साल के क्वार्टर में 109 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का लॉस देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। और जब आप इस प्रॉफिट से डायरेक्टली कंपेयर करते हो इस साल के क्वार्टर को, तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि भाई कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप रिजल्ट्स देखते हो तो आपको कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नहीं देखना है कि भाई चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ हुई तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। हमेशा आपको ये फोकस करना है कि कंपनी की जो कोर बिजनेस इनकम है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें कितनी ग्रोथ है। उसी के साथ साथ हमें कंपनी के एक्सपेंसेस क्या देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद जो हम टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं उसमें हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इससे आपको एक फेयर आइडिया पता चलेगा कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि हमें 5% के आसपास प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट फटाफट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 5.4% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है वो 6.5% से इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कंपनी के जो अदर एक्सपेंसेस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स में 3.28% की गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनली अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं 135 करोड़ से प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज होके 132 करोड़ हो गया है। अब एक बार हम फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि FY21 वर्सेस FY22। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 16.5% की ग्रोथ है, यानी कि कंपनी की जो कोर बिजनेस इनकम है। उसके बाद अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हमें 16.3% से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं फुल ईयर बेसिस पे खर्चे बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं, ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें 18.3% की जंप देखने को मिल रहा है। फाइनली अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 361 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होके 536 करोड़ हो गया है, यानी कि हम बोल सकते हैं 50% से हमें प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट में इतना ज़्यादा जंप देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स का हमें कुछ एडजस्टमेंट्स देखने को मिल रहा है, जो कि अराउंड 115 करोड़ का है। यहाँ पे अगर हम फुल ईयर बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 757 करोड़ से रेवेन्यू डिक्रीज होकर 746 करोड़ हो गया है। उसी के साथ साथ हेल्थ केयर सेगमेंट में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 359 करोड़ से इंक्रीज होकर 461 करोड़ हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 15 to 18% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी गिरावट है, 300 करोड़ से रेवेन्यू डिक्रीज होकर 290 करोड़ हो गया है।
साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ का देखें तो 31 करोड़ से डिक्रीज़ होकर 25 करोड़ हो गया है। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 698 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज़ होकर 746 करोड़ हो गया है। हेल्थ केयर में 438 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 461 करोड़, कम्युनिकेशंस में 282 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 290 करोड़ हो गया है। सो हम बोल सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तीनों ही सेगमेंट में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 11.14% की ग्रोथ है, हेल्थ केयर सेगमेंट में 28% की ग्रोथ है और कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में 17.5% की ग्रोथ है। सो क्लियरली कंपनी के जो 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं वहाँ पे हमें डबल डिजिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब एक बार हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स 12% के आसपास देखने को मिल रहे हैं और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अराउंड 710 करोड़ का है और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले साल 633 करोड़ का देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें 9.1% के मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि फुल ईयर बेसिस पे कंपनी के जो नंबर्स है हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें तो हमें 2.45% की गिरावट देखने को मिल रही है और साथ ही साथ अगर हम एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो ऑल टाइम हाई से हमें स्टॉक में ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हायर लेवल पे स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं और उनका यह सवाल है कि आगे हमें ये स्टॉक में किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। सो सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें यानी कि जो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसमें हमें वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पे मार्जिन्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं और उसी के साथ साथ वैल्यूएशंस क्यों ज़्यादा नहीं होती है उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि ये जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं वहाँ ये बहुत ही डिसरप्टिव नेचर की है, इसलिए यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा मल्टीपल नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर आप पिछले 5 साल का पी रेशियो भी देखते हो तो आपको 11 के आसपास देखने को मिलेगा, 10 साल का अगर आप देखते हो तो 9 के आसपास देखने को मिलेगा। सो इससे हमें पता चलता है कि इन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा पी मल्टीपल नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर आप हिंदुजा ग्लोबल को भी कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो 7.5 का पिछले 5 साल का मीडियन पी था और 10 साल का अराउंड 7.2 के आसपास। सो इससे हमें पता चलता है कि भाई इंडस्ट्री का नेचर ही ये है। और यहाँ पे जो आपको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है तो उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि कोविड की वजह से आईटी सेक्टर्स में हमें बहुत ही ज़्यादा रैली देखने को मिली थी और जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज हुई और हायर वैल्यूएशंस की वजह से भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस इंडस्ट्री में बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ है या फिर बहुत आउटस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल है। सो इस रीज़न की वजह से पहले आपको कोविड की वजह से रैली देखने को मिली और बाद में जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज हुई तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है तो कंपनी ख़राब हो गई। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कंपनी का अगर आप 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो तो सेल्स ग्रोथ सिर्फ आपको 10% की देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें 25% की देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 62 करोड़ का था, उसके बाद 193 करोड़, 280 करोड़, 340 करोड़ और 537 करोड़। डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग पीरियड देखते हो तो कंपनी प्रॉफिट तो कंसिस्टेंटली जनरेट कर रही है बट यहाँ पे बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि इन बिजनेसेस को इतनी ज़्यादा वैल्यूएशंस नहीं मिलती है और यहाँ पे सेल्स में भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। उसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आप देख सकते हो 14-15% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी उससे आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि भाई कंपनी के बिजनेस में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। सो पहली चीज़ तो ये है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के स्टॉक में आपके टोटल कैपिटल का 10 या 12% आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आप हायर लेवल पे उसको इन्वेस्ट कर चुके हो। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अब बिल्कुल भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके जितने भी हाई कन्विक्शन स्टॉक्स होते हैं उसमें मैक्सिमम आपको 12% जितना एलोकेट करना चाहिए और यहाँ पे अगर आपने इतना ज़्यादा एलोकेट कर दिया है तो मेरे हिसाब से आपको एवरेजिंग करके और ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप इतना ज़्यादा एलोकेशन कर दोगे तो आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है।
उसी के साथ साथ यहाँ पे मान लीजिए आपने अगर 1 या 2% एलोकेट किया है तो आप चाहो तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो एवरेज करके, यानी कि 3 या 4%, मैक्सिमम 3% मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में कोई बहुत एक्सेप्शनल टेलविंड्स देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पे अगर आपको होल्डिंग इन्वेस्ट भी करना है तो एटलीस्ट 3% जितना होना चाहिए। हालांकि सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि जिस इंडस्ट्री में ज़्यादा टेलविंड्स है आप उसी इंडस्ट्री के बिजनेसेस में आप इन्वेस्टमेंट करो। सो यहाँ पे पॉइंट ये है कि लॉस में एटलीस्ट आप मत बेचो और अपना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसको कंट्रोल करके आप चल सकते हो, ऐसा मुझे सही लगता है, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। और यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखते हो तो आप देख सकते हो 2013 से 2018 तक यहाँ पे ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली अराउंड 60% के आसपास। सो पॉइंट ये है कि जब ये 60% की गिरावट हुई तो उस टाइम कंपनी का बिजनेस कोई ख़राब नहीं हो गया था, या फिर ऐसा नहीं हुआ था कि कंपनी 400 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी तो अचानक 100 करोड़ कमाने लग गई। मतलब प्रॉफिट में भी अच्छी खासी कंसिस्टेंसी थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, बट स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसी सब हमें चीज़ें देखने को मिलती है। सो हमेशा आप कंपनी के बिजनेस और रिजल्ट्स पे फोकस करो। अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा कंपनी की हालत ख़राब है तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। सो ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा, कंपनी की कॉन कॉल्स और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को अच्छे से पढ़ो ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। अगर आप किसी के बोरोड कन्विक्शन पे सिर्फ इन्वेस्ट करोगे जाके तो जब भी ऐसी नेगेटिविटी होगी स्टॉक मार्केट में तो आप कभी भी होल्ड नहीं करोगे और हमेशा आप यही सोचोगे कि भाई स्टॉक को बेच के एग्जिट कर लो, और हर बार अगर आप यही सोचोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको लॉस के जो स्टॉक्स है उसको होल्ड करके रखना है। अगर कंपनी का पूरा बिजनेस ही बुरी तरीके से डिसरप्ट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो आप डेफिनेटली अपना लॉस बुक करो। बट अगर चीज़ें पॉजिटिव है और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको लॉस नहीं बुक करना चाहिए, और अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन की जो साइजिंग है उसको आप कंट्रोल करके बैलेंस करके अच्छे से चल सकते हो, ऐसा मुझे ठीक लगता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिली होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। उसी के साथ साथ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।